हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 9वीं विज्ञान बेसलाइन टेस्ट के पेपर का हम यहाँ पर संपूर्ण हल देखने वाले हैं। तो देखो बच्चों, जो सभी क्वेश्चन है आपके एमसीक्यू क्वेश्चन है, बहुविकल्पी प्रश्न है, तो हम सारे के यहाँ पर उत्तर देखेंगे और जो समझने लायक जो प्रश्न है हम उसे समझेंगे भी। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है और ध्यान लगाकर समझना है। वीडियो को बीच में आपको बता दूंगा कि आप इसका लिखित में उत्तर कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। चलिए अब हम वीडियो को यहाँ पर शुरू करते हैं। तो देखिए छात्रों, यहाँ पर पार्ट ए हम देखते हैं। नंबर 1 का क्वेश्चन आपको दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा भोजन का आवश्यक घटक है ना। आपको बताना जो मतलब कि भोजन में अवश्य होना चाहिए। तो देखिए, जो प्रोटीन है वो भी भोजन में होना चाहिए, वसा भी होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, है ना, तीनों होना चाहिए, है ना। तो मतलब इसका जो आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा उपरोक्त सभी। दूसरा में क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनता है। तो विटामिन डी जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनता है ना। जो विटामिन डी है ना, आपको पता होगा, यदि हम सूर्य के सामने बैठ जाए, सूर्य के यदि हम उसमें ग्रहण करें तो हम हमारे अंदर विटामिन डी की पूर्ति होती है। प्रश्न तीसरा में दिया है, पौधों की मुख्य जड़ क्या कहलाती है। तो देखिए, पौधों की मुख्य जड़ कहलाती है मूसल जड़ कहलाती है। पत्ती का वह भाग जो तने से जुड़ा रहता है क्या कहलाता है। तो वह कहलाता है यहाँ पर पर्णवृंत कहलाता है। पांचवा क्वेश्चन हमें दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक प्रकाश संश्लेषण का आवश्यक घटक है। तो देखिए, सूर्य का प्रकाश भी है, क्लोरोफिल भी है, जल भी है, तो इसका आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। यहाँ पर इसका आंसर होगा। अब हम देखते हैं छठवां क्वेश्चन आपको दिया है, पचे हुए भोजन का अपशोषण किस भाग द्वारा होता है ना। तो यानी जो भोजन पच जाता है फिर उसका जो अपशोषण है ना, मतलब कि किस भाग के द्वारा होता है। तो देखिए, यकृत के द्वारा होता है। सतवा हमें दिया है, रक्त में से हानिकारक पदार्थों का शुद्धिकरण किस अंग द्वारा होता है। तो आपको पता होगा किस अंग द्वारा, तो फेफड़ों के द्वारा होता है। फेफड़े से जो है अशुद्ध रक्त को अलग कर दिया जाता है और शुद्ध रक्त को अलग कर दिया जाता है। आठवां क्वेश्चन हमें दिया है, मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है। तो आपको पता है वो जनरल नॉलेज क्वेश्चन है। 37 डिग्री है ना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है सामान्य ताप। निम्नलिखित में से कौन सा पारदर्शी पदार्थ है। तो देखिए देखिए यहाँ पर देखिए, जल तो हो नहीं सकता। जल से आप आर पार नहीं दे सकते हो, वायु से भी आप नहीं दे सकते हो, गत्ते के डिब्बे से भी आप नहीं दे सकते हो, लेकिन कांच से आप आर पार देख सकते हो। मतलब कि ये क्या है, पारदर्शी पदार्थ है। 10वां में दिया है, जल को जल वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है ना। मतलब कि जल को भाप में बदलने की है ना, जल से भाप में बदलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। तो इसे हम कहते हैं वाष्पन। जल को जब गर्म करते हैं तो क्या बन जाती है, भाप बन जाती है। इसी को हम कहते हैं बाष्पन कहते हैं। 11वां दिया है, ऐसा विलयन जिसमें और अधिक विलय नहीं घोला जा सकता क्या कहलाता है। वह कहलाता है क्या, संतृप्त विलयन कहलाता है। 12वां में दिया है, निम्नलिखित में से क्या दही में उपस्थित होता है। तो देखिए, दही में अम्ल उपस्थित होता है, लैक्टिक अम्ल उपस्थित होता है, ये आपको याद रखना है। अब बढ़ते हम 13वें प्रश्न की तरफ। 13वां प्रश्न आपको दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन जो है चींटी के डंक में उपस्थित होता है। तो इसका जो आंसर है क्या है, फार्मिक अम्ल जो है चींटी के डंक में उपस्थित होता है। 14वां हमें दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है, यानी कि रासायनिक सूत्र क्या है। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर है आ नंबर का सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट जो है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। 15वां हमें दिया है, विद्युत घंटी कार्य करती है, किसके सिद्धांत पर कार्य करती है। जो विद्युत घंटी है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करती है ना, चुंबकीय प्रभाव पर सिद्धांत करती है। अब देखिए 16वां में दिया है यहाँ पर, अंतरिक्ष में स्पेसशिप में किसी पानी से भरे गिलास को उल्टा करने पर क्या होगा। तो ये देखिए, इसका आंसर होगा पानी बुलबुलों के रूप में तैरता रहेगा। सूर्य से हम तक ऊष्मा किस प्रकार पहुंचती है। तो इसका जो आंसर है क्या होगा, इसका आंसर होगा विकिरण। विकिरण के रूप में सूर्य से हम तक ऊष्मा पहुंच जाती है ना। मतलब कि किरणें जो आती है उसके रूप में उसमें पहुंचती है। 18वां दिया है, 50 डिग्री तक गर्म लोहे की कील को 50 डिग्री के जल में डुबोया जाता है, तो इस क्रिया में ऊष्मा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि आपने लोहे की रॉड ली है ना, और वो कितनी गर्म है, 50 डिग्री गर्म है। यदि आप उसे जल में डुबाएंगे तो क्या होगा, आपको पता है जो जो भी गर्मी रहेगी, जो भी उसकी है ना, जो भी 50 डिग्री सेल्सियस तापमान है वह पूरा जल में चला जाएगा और जल जो है गर्म हो जाएगा। तो उसका आंसर क्या आएगा, ऊष्मा जो है कील से जल की ओर प्रवाहित हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर 19वां क्वेश्चन हमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए, समय का मूल मात्रक मिनट है,
ये रोंग है। बा नंबर का दो शहरों के बीच की दूरी किलोमीटर में मापी जाती है, कथन सत्य है ना। है ना, जब हम आपने देखा होगा जो रोड बनती है किस में दूरी नापते हैं, हम किलोमीटर में दूरी को नापते हैं। अब देखिए 20वां क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु डूब जाएगी, है ना। देखिए जो रेजर ब्लेड होती है वे डूब जाती है किसी भी द्रव पदार्थ में, है ना। देखिए एल्यूमिनियम फॉयल को आप डूबेंगे तो नहीं डूबेगा, ज़्यादा नमक घोले जल में अंडा भी नहीं घोलेगा, है ना, डूबेगा। स्टील की कटोरी भी नहीं डूबेगी, तैरती रहेगी, लेकिन जो रेजर ब्लेड है वे डूब जाती है। अब 21वां हम यहाँ पर देखते हैं कि मलेरिया रोग किसके द्वारा फैलता है। तो देखिए मलेरिया रोग जो आपको पता होगा मच्छर के द्वारा फैलता है। 22वां में दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा असंचरणीय रोग का उदाहरण है। तो इसका जो आंसर होगा क्या, कैंसर जो है असंचरणीय रोग का उदाहरण है। 23वां में दिया है, पौधों तथा जंतुओं को कहाँ पर संरक्षण प्रदान किया जाता है। तो इसका जो आंसर है क्या है ना। देखिए राष्ट्रीय उद्यान में, देखिए राष्ट्रीय उद्यान में भी किया जाता है, अभ्यारण्य में भी, जैव मंडल में भी। तो इसका आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। 24वां हम देखते हैं, माता पिता संतानों में आनुवांशिक लक्षणों का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है। तो है ना, तो इसका जो आंसर है वे क्या होगा, जीन द्वारा। 25वां में दिया है, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है। तो इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर होगा कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण जो है पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है। 26वां में दिया है, शुक्राणु तथा अंडाणु का संलयन क्या कहलाता है। मतलब कि शुक्राणु और अंडाणु का जो साथ में जो मिक्सचर है वो क्या कहलाता है। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, क्या होगा, निषेचन क्रिया कहलाता है। 27वां में दिया, जनन की वह क्रिया जिसमें एक ही जीव भाग लेता है क्या कहलाता है। यानी कि है ना, आपने देखा होगा जब भी मतलब कि संतान उत्पन्न करते हैं जीव, तो दो 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 जीव जो है आपस में क्रिया करते हैं, लेकिन इसमें एक ही जीव जो है भाग लेता है। तो ये क्रिया क्या कहलाती है, ये कहलाती है आलैंगिक जनन कहलाती है। 28वां में दिया है, थायराइड ग्रंथि मानव शरीर में कहाँ पर स्थित होती है। तो देखिए थायराइड ग्रंथि जो है गर्दन में स्थित होती है। तो आइए हम जान लेते हैं यहाँ पर कि आप इसका आप लिखित में उत्तर किस प्रकार प्राप्त कर सकते हो। बेसलाइन टेस्ट के सभी प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने के लिए आपको गूगल पर टाइप करना है learnclubbyt.blogspot.com आपको टाइप करना है और सर्च करना है। इसके बाद आप हमारी वेबसाइट learnclubbyt.blogspot.com पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपको देखिए थ्री डॉट दिख रहा है, थ्री डॉट पर आपको क्लिक करना है। थ्री डॉट पर देखिए आपके सामने प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। अब आप यहाँ से एमपी बोर्ड बेसलाइन सर्वे टेस्ट सॉल्यूशन 2021-22 को आप सिलेक्ट कर लीजिए। आपके सामने देखिए यहाँ पर सभी प्रश्नों के लिखित में उत्तर आपको मिल जाएंगे। अब देखिए छात्रों 29वां क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी है। तो देखिए यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस जो है, देखिए मीथेन भी है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी है, और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो इसका जो आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी यहाँ पर इसका आंसर होगा। जल के शुद्धिकरण के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है। तो देखिए जल के शुद्धिकरण के लिए हम क्या मिलाते हैं, क्लोरीन उसमें मिला देते हैं। 31 बार देखते हैं, धातुओं में कौन सा गुण पाया जाता है। तो देखिए धातुओं में आघात वर्धनता का गुण भी पाया जाता है ना, तन्यता का गुण भी पाया जाता है। मतलब कि आघात वर्धनीय यानी कि आप उसे कितना भी पीटो, है ना, और तन्य यानी कि जब धातु यदि आप उसे खींचे तो उसकी तार बन सकती है। विद्युत बस उसमें की सुचालक भी होती है। तो मतलब कि इसमें सभी गुण पाए जाते हैं। तो इसका जो आंसर है क्या होगा, उपरोक्त सभी यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। 32वां में दिया है, COSO4 प्लस जेड इज इक्वल टू होता है ZnSO4 प्लस यू, समीकरण किस क्रिया को दर्शाता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो समीकरण है आ नंबर विस्थापन क्रिया को दर्शाता है। मतलब कि यहाँ पर जो है तत्वों का क्या हो जा रहा है, विस्थापन यहाँ पर हो जा रहा है। 32वां में दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है अवय प्राकृतिक संसाधन है। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा, आ नंबर का 1। 33वां में दिया है, निम्नलिखित में से किसका घरों के ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो देखिए आपने देखा होगा घर में जब आप खाना बनाते हो तो गैस में कौन सा, है ना, गैस में कौन सा ईंधन रहता है, एलपीजी रहता है, यानी कि द्रवित पेट्रोलियम गैस ईंधन रहता है। 34वां में दिया है, दहन की क्रिया किस प्रकार संपन्न होती है। तो दहन की जो क्रिया है ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होती है। अब देखिए छात्रों 35वां में यहाँ पर दिया गया है कि 35वां में यहाँ पर दिया गया है बल क्या है। देखिए बल यानी कि देखिए धक्का देना, धक्का देने में बल लगता है, खींचने में भी बल लगता है, उठाने में भी बल लगता है।
तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, उपरोक्त सभी यहाँ पर इसका आंसर होगा। 36वां में दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप नेट बल द्वारा संभावित नहीं है। तो देखिए, किसी गतिशील कार्य की दिशा बदलना नेट बल द्वारा संभावित नहीं है। 37वां में दिया, घर्षण बल की दिशा क्या होती है। तो देखिए, घर्षण बल की दिशा होती है गति की विपरीत दिशा में। 38वां हमें यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा संपर्क बल का उदाहरण है। मतलब कि दो वस्तुएं संपर्क में आ जाती है, तो इसका जो आंसर है क्या होगा, पेशीय बल। 39वां में यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित में से किसी घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, प्लास्टिक का पैमाना। 40वां आखिरी क्वेश्चन हमें दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा सही संबंध है। तो इसका जो आंसर है क्या होगा, दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। इस प्रकार हमने आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देख लिया है, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है। आप इसे समझ के याद कर सकते हैं, याद कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगर किसी नए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।